वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही जो कि सेकंड क्लास होगी। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आप सभी के साथ 16 नवंबर के मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरीके से जर्नल नॉलेज और जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 16 नवंबर 2021 इस दिन जो आपका एग्ज़ाम हुआ था नून शिफ्ट में जो 12:32 PM का आपका टाइम था, इस वाले शिफ्ट में जर्नल नॉलेज से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही करते करते हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस सीरीज़ में जुड़ सकें और आगे जब भी कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मॉर्निंग में 7 PM पे आपको ये वीडियो हमेशा चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके से एसएससी जीडी कांस्टेबल में जर्नल नॉलेज और अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चंस। तो आप जितने भी मेरी वीडियोस यहाँ पे लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं, मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन यहाँ पे और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होते रहे। तो ये पहले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है। तवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तवेशा मलिक इज़ एन इंडियन प्लेयर। आपके ऑप्शन है वॉलीबॉल खेलने की, ये गोल्फ प्लेयर थी, या फिर एक चेस प्लेयर थी, या फिर ये एक बास्केटबॉल प्लेयर थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ तवेशा मलिक जो है ये एक इंडियन प्लेयर है, कौन सी प्लेयर थी? तो आप सभी को पता है ये गोल्फ प्लेयर है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है खास तौर से लास्ट ईयर का, तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो मैं आप सभी से यही एडवाइस करूंगी कि करंट अफेयर वाले सेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी आप देखोगे इस वीडियो में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए। तो पूरे चांसेस है कि इस बार जो आपके एग्जाम होंगे करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिले। ठीक है, अप्रॉक्सली ज़्यादा नहीं तो 8 to 9 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से ही आने वाले हैं। बाकी आपके सोशल साइंस से और आपके जो साइंस का सेक्शन है इनसे मिलाकर के आपके बाकी के 10 या 11 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से देखने को मिलने वाला है। तो मैं आप सभी से यही एडवाइस करूँगी 6 to 8 मंथ तक की सारी करंट अफेयर्स आप कर लो। इसमें भी सबसे ज़्यादा मेनली फोकस आपको ऑलरेडी पता है किस पे होना चाहिए, आपके स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे। ठीक है, जितने भी आपके अवार्ड्स दिए गए हैं वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। एक आध आपको बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करके ज़रूर जानी। और मेनली फोकस तो मैं आपसे कहूँगी स्पोर्ट्स तो जितना अच्छा खासा आप याद कर सके कर लो क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से देखने को मिलता है। चलिए, मे बी आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ये आप देख सकते हैं, यह है तवेशा मलिक जो आपकी एक गोल्फ प्लेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है इनमें से कौन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है? Which of the following is a biometric enabled digital service for pensioner launched by the government of India? आपके ऑप्शंस है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर जीवन प्रमाण। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन से भारत सरकार ने शुरू की थी आपके पेंशन भोगियों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का। आपको कमेंट भी कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो भी ABCD जो भी आंसर है आपको इस तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और सभी को बताना है। चलिए, अभी तक आप लोगों ने इसका रिस्पॉन्स कर दिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसमें से कौन सी आपकी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा थी, तो वो थी आप लोगों की जीवन प्रमाण। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं कि आपके जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम आधार
आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण है। जीवन प्रमाण यानी कि आपकी डीएलसी, जीवन प्रमाण का मतलब क्या, यानी कि आपकी डीएलसी है, यहाँ पर आपके पेंशन भोगियों के लिए उसके आधार नंबर और बायोमेट्रिक के उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो आप लोग इस साल भी जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करेंगे, और आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ें लॉन्च की गई हैं, कौन सी बेनिफिशियल यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही हैं, उस तरीके की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ। तो आपको बताना है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम जो है संसद के द्वारा कब यहाँ पर इसको पास किया गया था। 1956 में, 1948 में, 1971 में, या फिर 1965 में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट है ये पार्लियामेंट के द्वारा इसको कब पास किया गया था। तो याद रखना इसको 1956 में इसको पास किया गया था, पार्लियामेंट यानी आपके संसद के द्वारा। तो इसी वजह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट ने ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्ट को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट यानी कि 56 में आप इसको देखने को मिलेगा। जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में इस अधिनियम को कहा जाता है। यह उस तारीख को लागू हुआ जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। आपके ये उस तारीख को 1 पर लागू होगा जैसे कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत करेंगे, यानी इसको जब नोटिफिकेशन इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट फर्स्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। यहाँ पे ये आपको पता है तभी अपॉइंट होता है जब आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर दी जाएगी, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तब इसको पास किया जाता है। इतना डिटेल आपको नहीं करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ज्योग्राफी का एक सेक्शन पूछा गया है जिसमें आपसे पूछा है कि आपके होगलेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द होगेनकल फॉल्स। देखो इस तरीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आप ज़रूर देखोगे तो आपको बताना है होगेन ककल जो है ये कहाँ पर ये आपको फॉल देखने को मिलता है, कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में, या फिर तमिलनाडु में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। इवनली जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट होगा या कोई भी क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे डाउट और क्वेरी को वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ लीजिए। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से। करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करो। प्रीवियस ईयर ये कंप्लीट कराने के बाद हम जल्द ही चैनल पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस भी देखने को मिलने वाली है। चलिए अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये आपका तमिलनाडु में। तो इस 4th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लोगों ने डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये आप यहाँ पे फॉल देख सकते हैं। होगेनकल कर्नाटक की सीमा पर धर्मपुरी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपके होगनकल जो है कावेरी नदी, इन फ्यूचर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कावेरी नदी की एक बड़ी नदी के रूप में तमिलनाडु में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फॉल है आपका होगेनकल जो फॉल है ये आपका कौन से रिवर के थ्रू तमिलनाडु में एंटर करती है, तो याद रखना कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी रिवर इसका राइट आंसर है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर कन्नड़ में इसका मतलब भी बताया हुआ है स्मोकी रॉक्स, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे इतना डीपली पूछा नहीं जाता, तो ये आपकी कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मतलब क्या बोला गया है, आपका स्मोकी रॉक्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा है। ये भी आपका एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनमें से किस देश ने 19 क्रिकेट विश्व कप के तहत 2020 आईसीसी के 13वें संरक्षण की मेजबानी की थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द 13 एडिशन ऑफ द 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। तो जल्दी से बताइए इसमें से वो कौन सा देश है जिसने आपके 19 क्रिकेट विश्व कप के तहत आपके 2020 आईसीसी के 13वें संरक्षण की मेज़बानी की थी, 13वें एडिशन होस्ट किया था। कौन से देश ने, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी कंट्री ने आपकी 13 एडिशन ऑफ द 2020 आईसीसी को यहाँ पर होस्ट किया था वर्ल्ड कप। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, साउथ अफ्रीका। तो जितने भी स्टूडेंट ने फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं द 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका एक इंटरनेशनल है यहाँ पर, जो कि हेल्ड हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कब हुआ था तो आप देख सकते हो 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक का यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ आपको ये क्लियरली होगी, करंट अफेयर से कौन से सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये इसीलिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आए कि अगर आप कोई भी टॉपिक को कर रहे हो तो किस में आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वरना सब कुछ भी पढ़ने में लगे रहते हैं और आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं और आपको तब भी आपके जो कॉन्सेप्ट टॉपिक्स वो क्लियर नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका मेन फोकस होता ही नहीं कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। तो सब कुछ साइड में रख के पहले आप ये एनालाइज करो कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे कहाँ से जाते हैं, आपको उन्हें कवर अप सबसे ज़्यादा करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये आप सभी के सामने पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा भारतीय संविधान के 44 संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, नॉट अ फंडामेंटल राइट्स अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, या राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बात और याद रखना, ये इस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो चलो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आप सभी को पता है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यही क्वेश्चन घुमा के पूछा सकता है कि आपके राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट है, जो आपका संपत्ति का अधिकार है, जो आपका एक मौलिक अधिकार है, इसको हटाया गया था कौन से संशोधन के तहत। तो याद रखना 44 अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 के टाइम पर, ये भी क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में देखने को और घुमा करके पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स, अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो आपने ऑलरेडी याद करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे, चाहे आप अभी लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर आप इसको ऑफलाइन देखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। देख सकते हो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। किस में रखा गया था ये भी याद रखना, आर्टिकल 300 ए में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बहुत ही इजी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। मौर्यन एम्पायर में जितने भी रूलर, जितने भी शासकों ने रूल किया है, उसका सही क्रम आपको लगाना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वैसे तो आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। आप सभी को पता है कि मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले रूल करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखना है, चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी को पता है। इसके बाद बाकी तो कहीं चंद्रगुप्त मौर्य है ही नहीं, तो राइट आंसर तो आपका यही बन गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी देख लेते हैं अशोक, और लास्ट रूलर आपको पता है बृहदत्त है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको ये भी पता है, किसके, चाणक्य के मदद से इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया था, जिसको आप कौटिल्य भी कहते हैं। इनके वजह से इन्होंने क्या किया था, आपका मौर्यन एम्पायर को खड़ा किया था।
ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है। फिर बिंदुसार ने रूल किया, तो देन आपके अशोक ने यहाँ पर रूल किया था। तो इसका आंसर आशा करती हूँ सभी का सही होगा, गलत तो किसी का भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपके फाउंडर है, संस्थापक है मौर्यन एम्पायर के। ये आप सभी को अच्छे खासे तरीके से पता है। इन्होंने रूल किया था आपके 322 से लेकर के आपके 298 ईसा पूर्व। जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, ईसा पूर्व आप ऑलरेडी जानते हैं। देन आपके बिंदुसार सेकंड रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, 297 से 272 बीसीई ईसा पूर्व तक इन्होंने रूल किया था। मौर्यन एम्पायर के सबसे फेमस और सबसे एबल रूलर जो आपके अशोक थे, 273 से आपके 232। और आपको ये दोनों पता है कि ये दोनों जो रूलर्स हैं आपके किसको फॉलो करते थे, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म को फॉलो करते थे। अशोक पहले आपके जैन धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन जो कलिंग वॉर हुआ था उसके बाद इन्होंने जैनिज्म से किस में कन्वर्ट हो गए थे, आपके बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज़्म में। और आपको पता है फिर इन्होंने इसको इस तरीके से फैलाया कि आज बौद्ध धर्म आपको आज पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। फिर ये बाकी के रूलर्स हैं और लास्ट आपके हैं बृहदत्त रूलर। ठीक है, ये आपके मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर है। इसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बृहदत्त 187 से 185 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया था मौर्यन डायनेस्टी में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अशोक के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा था, डिक्लाइन होने की या श्रंक होने की कगार पे आ गया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा गया है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को क्या कहा जाता है। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको बताना है जो पूरा जब आपका पूरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसकी मनी वैल्यू क्या होती है, उसको क्या कहते हैं उस साल को। तो याद रखना ये क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप जीडीपी के नाम से जानते हो। इकोनॉमिक्स का सेक्शन सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे यहाँ एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका एक मॉनिटरी वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौलिक मूल्य है। क्या है, आपका मॉनिटरी वैल्यू है। ये किसी देश को एक आर्थिक वृद्धि का ये पैमाना होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसको आप देखोगे जीडीपी में यहाँ पे इसकी वृद्धि होती है और आमतौर पर प्रति व्यक्ति की आय यानी पर कैपिटा इनकम भी साथ ही साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछा गया है, भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अप्रूव द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कौन से साल में अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2018 में, 2014 में, 2019 में या फिर 2015 में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से साल में आपके इस योजना को अप्रूव मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो याद रखना ये आपका मिला था 2018 में। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारत सरकार की छत्र स्वास्थ्य योजना यानी कि अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम है। इसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे पूछा है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। ये बुक आपको यहाँ पर दिया है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। इस बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, जयंत कलिता या फिर जन गंगोही। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस बुक के ऑथर। 1 से 2 बुक्स ऑथर, दो भी मुश्किल से ही, लेकिन 100 बुक्स ऑथर आपको देखने को मिलेंगे। तो बुक्स एंड ऑथर भी आपको थोड़े बहुत पढ़ लेने चाहिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कितने बुक्स एंड ऑथर्स आप याद करेंगे, एक ही क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, वरना तो आप स्किप भी कर सकते हैं सेक्शन को।
चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट के ऑथर, ये लेखक कौन थे? तो ये आप थे जन गंगोई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, जन गंगोई ने आपकी ये बुक लिखी थी, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी से पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से मैक्सिमम पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानदी रिवर इज इनकरेक्ट। आप बहुत क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। महानदी नदी के किनारे इनमें से कौन सा कथन गलत पूछा है? ठीक है, यहाँ पे आपको महानदी रिवर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से एक गलत है, वो क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहली चीज़, इट राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों में उगता है। इट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। या फिर थर्ड है, अ पार्ट ऑफ इट्स रिवर बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, इसके नदी बेसिन का एक भाग महाराष्ट्र में स्थित है। या फिर इट इज़ अबाउट 860 किलोमीटर लॉन्ग, ये एक लगभग 860 किलोमीटर लंबा है। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी बात गलत है आपके महानदी रिवर से रिलेटेड? तो अगर हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे, छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों में उगता है महानदी रिवर जो है, इसका हाईलैंड, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा अगर आप देखोगे, ए ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, बिल्कुल भी नहीं, ये बात आपकी गलत है। वहाँ जो आपकी अरब सागर में ये रिवर नहीं गिरती, यहाँ पे जाकर के ये ड्रेन नहीं होती। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी जो नदी आती है नर्मदा और ताप्ती रिवर है, जो आपकी अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। अगर ये दोनों रिवर यहाँ पर लिखा होता तो आपका ये ऑप्शन सही होता, अदरवाइज ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी के ऑप्शंस भी आपके सही हैं कि ये 860 किलोमीटर लॉन्ग है और इसके नदी बेसिन का एक भाग महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन एक गलत था कि महानदी रिवर आपके अरेबियन सी में जाकर के नहीं गिरती। वहाँ पर आपकी नर्मदा और ताप्ती रिवर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 रिवर आपको याद रखनी है जो अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हो, मेजर रिवर जो फ्लोइंग करती है आपके अरेबियन सी में, नर्मदा और ताप्ती, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ है। साबरमती, माही और पूर्ण, ये 3 एक्स्ट्रा रिवर है जो आपके अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारी असफकुल्ला खान के नाम पर किस में से एक प्राणी उद्यान के नेम से प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू नेम अ जूलॉजिकल गार्डन एट विच आफ्टरनून द फ्रीडम फाइटर्स एंड रेवोल्यूशनरी अफकुल्ला खान। आपके ऑप्शन है गोरखपुर, फैज़ाबाद, शाहजहाँपुर या फिर गाजियाबाद। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारी असफकुल्ला खान के नाम पर आपके गोरखपुर में प्राणी उद्यान के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ देख सकते हो, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में 121 एकड़ का एक प्रणाली उद्यान स्थापित करने के प्रस्ताव को यहाँ मंजूरी दी थी। और आपके शहीद असफकुल्ला के नाम पर एक प्रणाली उद्यान के विकास के लिए 334 करोड़ रुपए अलग रखने की योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के लिए द्वारा 8 जनवरी को 2020 को मंजूरी दी थी। अगर ये पूछ लिया जाए कब मंजूरी दी गई थी, तो डेट भी आप सबको बताना चाहिए, 8 जनवरी 2020 को। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71st गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द बेस्ट टेबिल्यू अवार्ड एट द 71st रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी 2020? आपके ऑप्शन से असम ने जीता था, गोवा ने, उड़ीसा ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो ये आप सभी ने अच्छे तरीके से इसको देखा हुआ है, सुना भी है, पढ़ा भी होगा। तो किसने जीता था? इसने असम ने। ठीक है, तो आपने इसका इजीली से यहाँ पर क्वेश्चंस लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो करंट अफेयर से ही पूछा गया है। 1-2 ज्योग्राफी और एक ही हिस्ट्री से क्वेश्चन आया अभी तक।
अदरवाइज सबसे ज़्यादा यानी 3 क्वेश्चन बाहर होगा, 10 क्वेश्चन अब तक हम करंट अफेयर्स के कर चुके हैं। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सबसे ज़्यादा अगर आप जनरल नॉलेज अवेयरेंस को पढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ ज़्यादा बनाइए। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहूँगी। गणतंत्र दिवस 2020 परेड के लिए आपकी झांकी का पुरस्कार असम ने 1980 के बाद ये झांकी का विजेता की शुरुआत की थी और यहाँ पर ये जीते भी। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा गया है 1857 तक लगभग 200 सालों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था, विच वॉज द रेजिडेंट ऑफ मुगल एम्परर ऑफ इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स अंटिल 1857। जहांगीर महल, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट या फिर परी महल। तो जल्दी से बताओ 1857 लगभग 200 साल तक मुगल सम्राटों का इसमें से कौन सा निवास स्थान था। तो आपको पता है वो क्या था, आपका रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। यानी 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और ऑलरेडी आप सभी ने इसका बी ही बताया होगा, सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो क्योंकि आपने सभी ने इसके बारे में पढ़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली के लाल किला मूल्य के 1060 ईस्वी में राजा अनंगपाल तोमर द्वारा बनाया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किला लगभग 200 सालों तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान था और 5857 तक आपकी जो सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था। ये बात आप सभी जानते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत अच्छे खासे से इस टॉपिक से आप अवेयर होंगे, इसको पढ़ा होगा और इसके बारे में जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप सभी के सामने। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। आपको बताना है विच वॉज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ द यांत्रिका शास्त्रीय क्लेन। आपको बताना है इसमें से कौन यांत्रिका क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, महावीर या फिर पार्श्वनाथ। आपको सभी को पता है कि कौन यांत्रिका क्लेन इस वंश से थे। तो आप सभी को पता है आपके महावीर। ठीक है, तो इस 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिका क्लेन से कौन थे, आपके महावीर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी से पूछा गया है विंग सूट। ठीक है, विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन बने। क्या उसने जुलाई 2019 में ये उपलब्धि हासिल की थी। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फोर्स पायलट। आपसे क्या पूछा है, कौन सबसे पहले इंडियन फोर्स पायलट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया था विंग सूट स्काई डाइव जंप। ही सी अचीव दिस फीट इन जुलाई 2019। आपके ऑप्शन है शीतल महाजन राणे, अक्रिया सरदाना, राचेल थॉमस, तरुण चौधरी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से वो कौन थे। ही और सी वो तो आप ही बताएंगे ऑप्शंस के थ्रू जो भी होंगे। कौन थे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। तो याद रखना ये थे आपके तरुण चौधरी। क्लियर हो गया। 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तरुण चौधरी ने आपकी ये उपलब्धि हासिल की थी 2019 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके विंग कमांडर तरुण चौधरी ने आपके विंग सूट जब करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के पहले पायलट बने थे ये। और यहाँ पर इन्होंने आपके चौधरी ने क्या करा था, MI-17 हेलीकॉप्टर से आपके 8500 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने छलांग लगाई थी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी से पूछा गया है इनमें से किस राज्य में भैरवदेव मंदिर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भैरवदेव महोत्सव मनाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भैरवदेव टेम्पल लोकेटेड। आपको बताना है कौन से देश में ये मंदिर जो हैगा जहाँ पे हर साल आप क्या देखोगे तो लास्ट वीक ऑफ जो मार्च है वहाँ पे भैरवदेव महोत्सव मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से वो कौन सी जगह है जहाँ पर ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, भैरवदेव महोत्सव मनाया जाता है और ये मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है। ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अगर हम बात करेंगे आपके भैरवदेव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थापित है, तो याद रखना सॉरी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो याद रखना ये आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि चौरागांव में स्थित 1000 साल पुराना भौरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में करबधा से 18 किलोमीटर और रायपुर से 125 किलोमीटर पर दूर है। और यहाँ ऑब्वियस सी बात है, आपके भगवान शिव यहाँ पे डेडिकेटेड है, ये मंदिर इसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालिंगा शीर्षक के साथ किसके साथ ये जुड़ा है? लालिंगा जो टाइटल है इज एसोसिएटेड विद टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर स्पिनिंग। तो याद है आप सभी को, ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा हुआ है कि ला लीगा जो टाइटल है एसोसिएट करता है आपके फुटबॉल को। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से किसे 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? Who among the following was appointed as the first municipal commissioner of Bombay in 1865? आपके ऑप्शन है विलियम हंटर, चार्ल्स एटिंगसन, एच फॉलर या फिर आर्थर क्रॉफोर्ड। तो जल्दी से कमेंट करके होता है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एक बार करना बनता ही है, तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। और आगे आप किसी भी कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम इस पे वीडियो लेकर के आएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पे, आप चाहते हैं कि आप उस वीडियो या उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, तो फिर हम वो वीडियो जल्दी से चैनल पर लेकर आएंगे। अदरवाइज ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और भी लोगों तक फैलाए ताकि उन सब की भी हेल्प हो जाए। तो बात करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप सभी यहाँ पर देख रहे हो, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था यहाँ पर, इनमें से किसे 1865 के बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? आप सभी ने पढ़ा होगा, आर्थर क्रॉफोर्ड को। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी लोगों ने डी बताया आप सभी बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थर क्रॉफोर्ड को 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्स्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ बॉम्बे 1865 के ही वॉज अपॉइंटेड किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर आपका एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा अधातु बहु परमाणु है? विच नॉन मेटल अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉली अटोमिक? सल्फर, आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम। केमिस्ट्री आपने सबने बहुत अच्छी खासी तरीके से पढ़ी है, तो आपको पता है इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि पॉली अटोमिक है। तो राइट आंसर है आपका सल्फर। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेक्टिव मेटल? सिल्वर है आपका, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर पोटेशियम। तो जल्दी से बताइए इनमें से सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? तो आप सभी को पता है पोटेशियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इस 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन? फ्रॉग, रैबिट, पिकॉक या डियर। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा कुछ समझने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आप सभी को पता है। अपनी त्वचा से सांस लेने वाला कौन सा वो जानवर है? वो है आपका मेढक यानी कि फ्रॉग। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी से पूछा गया है, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हु वॉज अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन अक्टूबर 30, 2020? आपके ऑप्शन हैं केवल कुमार शर्मा या फिर के शर्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आपके वी भास्कनी या फिर आपके शत्रुंजय कुमार सिंह या फिर मनोज कुमार। आप सभी को पता है इसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर में किसको अपॉइंट किया गया था? तो वो थे आपके के शर्मा। तो आपके 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। तो श्री के शर्मा को यहाँ पर एज अ चीफ इलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू में इसको इलेक्ट किया गया था और इन्होंने 5 साल तक यहाँ पर, आपको पता ही है कि ये यहाँ पर इनका शासन चलेगा, ये रूल करेंगे, 5 साल तक की वैलिडिटी होती है।
कभी भी कोई कुछ भी करता है। तो बढ़ेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तभी था, लेकिन अब से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए 25 का राइट आंसर। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डैश when an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount interval of time। तो जितने भी साइंस वाले स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बायो, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे एक एक ही क्वेश्चंस पूछा है। ओवरऑल आप देखोगे साइंस से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला ही, आपका चाहे साइंस देख लो और चाहे आपके सोशल स्टडीज़ से मिला करके देखो, हिस्ट्री, सिविक, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। मैक्सिमम 11 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए करंट अफेयर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। बाकी आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी खासी ऑलरेडी होगी, ठीक है। 25 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? यूनिफॉर्म, ठीक है। हिंदी में इसको सही कर लेना, यूनिफॉर्म इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 25 का डी है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी अभी आपके पास ये प्रीवियस ईयर को टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 25 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। तो ये था आज की हमारी सेकंड वीडियो। तो आपके मॉर्निंग शिफ्ट भी मैंने आपको करा दिया, नून शिफ्ट भी मैंने आपको करा दिया। आगे हम इवनिंग शिफ्ट में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का नंबर यहाँ पे शो हो रखा है, आप इसको ज्वाइन के थ्रू बाकी की अपडेट ले सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।